मुझे किसी की भी खौफ नहीं है, मुझे खौफ उस ऊपर वाले का है और मैं किसी से नहीं डरती हूँ, चाहे कोई भी सामने हो जाए। क्यों नहीं जनादेश देंगे? राजस्थान में 5 साल केवल जनता के लिए काम हुआ। एक अभिभावक के तौर पे अशोक गहलोत जी ने, जैसे परिवार के बड़े बुजुर्ग होते हैं, उस हिसाब से कोरोना काल में उन्होंने हर एक व्यक्ति के लिए काम किया है। खुदा कोई मौका देते, भगवान कोई मौका देते तो मैं उसको करना चाहती ताकि मेरे जनरेशन, जो मेरे ये बच्चे सब मेरे हैं और इन बच्चों को भविष्य में कोई दिक्कत नहीं हो। कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं होता है। एक खौफ जो पैदा करने की कोशिश होता है, मुझे बहुत हास्यास्पद लगता है ये चीज़ें। फलाना व्यक्ति है, उसके सामने कैसे, फलाना व्यक्ति कौन है? पहली बात, टिकट तय आलाकमान करते हैं, वो देते हैं या नहीं देते हैं, वो जिनको देते हैं हम उनके साथ में हैं, ये तय। मैं कोई भी रोल मिलता है उससे पहले कोई तैयारी मेरी होती नहीं है। उसमें जाकर मैं उन चीज़ों को समझती हूँ और देखती हूँ उसको कैसे काम करना चाहिए कि एक टीम वर्क होता है। इतने साल में पूरा मैं यही हूँ और यही की होकर रहेगी और इधर के लिए नहीं सोचूंगी। चुरू वालों से कुछ नहीं मांगूंगी तो और कहाँ जाकर मैं मांगूंगी? मेरा सारा जीवन और मौत सब कुछ चुरू में। नमस्कार, इंटरव्यूअर इंडिया के चुनावी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आगामी कुछ ही दिनों के अंदर राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उन्हीं चुनाव के मद्देनज़र आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज जी से, जो खुद चूरू से अपनी दावेदारी पेश कर रही है। नमस्कार मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। मैम, आपको क्या लगता है कि पिछले 5 साल के जो कार्यकाल था गहलोत साहब का, उसके अंदर उसको देखते हुए राजस्थान में जनता क्या दोबारा से जनादेश दे सकती है? राजस्थान में क्यों नहीं जनादेश देंगे? राजस्थान में 5 साल केवल जनता के लिए काम हुआ है। 2 साल कोरोना में था और कोरोना में बहुत सख्त जरूरत थी। एक अभिभावक के तौर पे अशोक गहलोत जी ने, जैसे परिवार के बड़े बुजुर्ग होते हैं, उस हिसाब से कोरोना काल में उन्होंने हर एक व्यक्ति के लिए काम किया है। उसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में हुई है और भीलवाड़ा मॉडल को लोगों ने माना है और उसी तर्ज पर पूरी राजस्थान में बहुत बेहतरीन काम हुआ है, जिससे बहुत सीखने की ज़रूरत है। भविष्य में भी अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो तो राजस्थान से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सीमित संसाधनों के बावजूद जितनी बेहतरीन काम किया है उसका मिसाल कहीं भी नहीं है। बेमिसाल काम किया है 2 साल। बाकी 3 साल जो था, 3 साल में जनता ने जैसे जैसे मांग रखी वैसे वैसे पूर्ण किया और जनता ने जो सोचा नहीं उससे परे होकर काम किया। चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे ओपीएस का मसला हो, चाहे 10 लाख रुपये तक की आपकी दुर्घटना बीमा का हो, प्राणी की मतलब चिंडी से लेकर हाथी तक का ख्याल रखा गया है और प्रकृति से लेकर के मनुष्य तक सबके लिए सोचा है। आबाल वृद्ध के लिए जो सोच रखा है अशोक गहलोत जी ने, जैसे उन्होंने क्रियान्वित किया है उन कार्यक्रमों को, वो बेमिसाल कार्यक्रम है। दुनिया भर से लोग पूछते हैं कि कैसे इस तरह के कर पाए हैं। ये उनकी सोच थी और इसलिए मुझे किसी भी किस्म की शक नहीं है कि सरकार को रिपीट होने में कोई परेशानी है। चूरू जिले के अंदर जो किसान हैं वो बीमा क्लेम की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से, तो उसे आप किस रूप में देखते हैं? किसानों के लिए गहलोत साहब इतने सख्त क्यों हैं? कहाँ सख्त है? और किसानों के मसले पे हम लोग सब जाकर के बात कर रहे हैं। इंश्योरेंस की कंपनियों ने कुछ बदमाशी करी है, उसके लिए उन्होंने कहा है, दोबारा उस पर कहा है कि इसके ऊपर दोबारा से चर्चा की जाए, इंश्योरेंस कंपनियों को बुलाया जाए। चूरू कलेक्टर ने बुलाया है इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधियों को, किसानों को। हम सब उनको समर्थन दे रहे हैं। किसान के खिलाफ कौन हो सकते हैं? कोई बीजेपी की सरकार नहीं है जो किसानों के खिलाफ सोचे। किसानों के लिए जीते हैं, किसानों के लिए ही मरते हैं। अगर किसान नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है। तो किसानों को बहुत सम्मान देने वाली पार्टी है, किसानों के हक में काम करने वाली पार्टी है कांग्रेस। मैम, आपको भी गहलोत साहब ने राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी, बड़ी जिम्मेदारी है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? मैं कोई भी रोल मिलता है उससे पहले कोई तैयारी मेरी होती नहीं है। उसमें जाकर मैं उन चीज़ों को समझती हूँ और देखती हूँ उसको कैसे काम करना चाहिए कि एक टीम वर्क होता है। जो चाहे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से लेकर के जो चाहे कोई एडिशनल हो,
चाहे कोई भी जो मेरे साथ में जो अधिकारी है, सदस्य है, हमारी एक टीम वर्क चलते हैं। गहरी स्टडी होती है हर एक केस के ऊपर, देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए, क्या सच है क्या झूठ है, उसके ऊपर भी ये भी सोचती हूँ कि किसी की झूठ से किसी की भविष्य बर्बाद नहीं हो जाए, उन चीज़ों पर भी गौर करते हैं। बहुत ईमानदारी से काम कर रही हूँ और लोगों को कहीं कोई शिकायत नहीं है। और एक जगह मैं गई थी कोई मसले पर, उधर मैं जाके आई थी करौली, वहाँ पे कोई बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि नहीं आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे जो साधारण लोग जो बात करते हैं और कई लोग महिला आयोग में आता है, आपकी टीम का जो काम की हमने सुना है और आपकी ईमानदारी की और निष्ठा से आप लोग जो काम कर रहे हैं उसके बारे में सुन के भी लोग आते हैं। एक हुजूम सा रहता है महिला आयोग में 2 दिन की सुनवाई के दौरान, एक यकीन की और विश्वास के साथ में लोग आते हैं कि हमारे साथ में इंसाफ होगा। तो वो जिम्मेदारी को उसी तर्ज पर निभा रही हूँ जिस उद्देश्य से मुझे ये जिम्मेदारी दी गई, उसमें कहीं भी कोई कोताही नहीं है। महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का पद भी रहा है, प्रदेश स्तर पे आपने काम किया है, प्रदेश आपकी जो राजनीतिक पहचान है वो प्रदेश स्तर पे है, तो आपने चूरू से चुनाव लड़ने का क्यों सोचा? चूरू मेरी कर्म भूमि है। मैं 1980 में चूरू में आई थी और 1980 में, क्योंकि मेरे हस्बैंड चूरू में पैदा हुए, इधर पले बड़े और 2.5 साल पहले उनका देहांत भी चूरू में, इधर ही दफन है। मेरे बच्चों का जन्म इधर है, मेरा पोता पोतियों के जन्म चूरू में है। मेरे लिए चूरू ही है और मेरे लिए मेरा पियर भी चूरू है, मेरा ससुराल भी चूरू है और इधर जीना इधर मरना है। चूरू इसलिए कि इधर रहती हूँ। इधर की हालत 1980 में जो मैं आई थी उससे अब तक कोई खास बदलाव मैंने देखा नहीं है। 1980 में थोड़ा सा सामान था, आई थी जो एक गदा रेडी चलती थी, उसके ऊपर रख करके जा रहे थे, एक मकान जो किराए पे था उसकी तरफ जा रहे थे, उस गदा रेडी के पीछे चल रही थी और चूरू को देखते देखते अंधेरे में भी चल रही थी कि कैसे शहर है क्या है। तो मुझे पता नहीं था कि एक दिन इस चूरू को लीड करने का एक अवसर मुझे मिल सकता है, ऐसे उस टाइम तो मालूम नहीं था। अगर मुझे मिलता है, पार्टी अगर मुझे मौका देती है तो मैं चूरू की चेहरा बदलना चाहती हूँ। और जगह बहुत सारे लोग होते होंगे उस शहर की नक्शा पलटने के लिए, मुझे अगर मौका मिलता है तो, क्योंकि ये मेरा सब कुछ है, सर्वस्व है। 19 साल तक मैं नहीं थी चूरू में, 19 साल से अब 63वां साल मेरी चल रही है। इतनी साल में पूरा मैं यही हूँ और यहीं की होकर रह गई और इधर के लिए नहीं सोचूंगी, चूरू वालों से कुछ नहीं मांगूंगी तो और कहाँ जाकर मैं मांगूंगी। मेरा सारा जीवन और मौत सब कुछ चूरू में है। चूरू में आपका जीवन, पूरा जीवन आपने चूरू की सेवा में बिताया है। आप चूरू के विकास के अंदर आपका क्या योगदान रहा है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। चूरू की विकास में मैं देखती हूँ छोटी छोटी चीज़ें हैं। मेरी एक आदत है नेकी कर दरिया मेंढा, तो मैं उस तर्ज पर चलती हूँ। अगर आप देखो तो इधर के लोग कितने परेशान थे कि यहाँ पे रिजर्वेशन तक नहीं होता था, कंप्यूटराइजेशन नहीं था, एक व्यक्ति बैठ करके रिजर्वेशन किया करता था, पूरा शहर परेशान था। मैं उसके लिए धरने पर बैठी हूँ। दिल्ली में सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उधर भी जाके लोगों से हाथाजोड़ी करके, जितने अधिकारी उनसे करके कंप्यूटराइजेशन मैंने शुरू किया। जिन स्कूल से आप पढ़ करके निकला है उस स्कूल की बिल्डिंग के लिए मैंने किया और उसमें स्टाफ क्वार्टर्स मैंने बनवाए हैं और लिटिल फ्लावर स्कूल के लिए हमने बहुत कोशिश किया ताकि इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करने का मौका बच्चों को मिले सेंट्रल स्कूल के अलावा, क्योंकि सेंट्रल स्कूल में हर बच्चे को एडमिशन नहीं मिलता है, तो उसी में कर लिया। अभी महिला आयोग की अध्यक्ष बनने के बाद में 35 साल से जो एक समस्या थी गिनानी की, गंदा पानी इकट्ठा होते थे और जहाँ लोग रेगिस्तानी इलाके में बारिश को देख कर के लोगों का मन प्रफुल्लित होता है और मेरे शहर में लोगों को बारिश से देखते कोफ्त होती थी और कोफ्त आने लगते थे कि बारिश नहीं आ जाए। बारिश के लिए दुआ करने की बजाय बारिश न होने की दुआ करते थे, क्योंकि उनकी घरों में, उनकी रसोई में, उनकी बेडरूम में, उनका पूजा घर तक में गंदा पानी भर जाता था। एक नारकीय जीवन जीने को मजबूर थे। वो समस्या की मैंने सबसे पहले निराकरण किया है और ये भी मुख्यमंत्री जी की मेहरबानी है और मैं यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी और तमाम अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिला कलेक्टर को धन्यवाद देना चाहूँगी। सबकी वजह से संभव हुआ है
और मैं एक जरिया हूँ और मैं उसके बीच की एक कड़ी हूँ। कोशिश करती हूँ हर प्रॉब्लम की उसका सोल्यूशन निकले। 101% मेरी कोशिश रहती है। बाकी सबकी एक मैं फिर कहना चाहती हूँ, कोई भी व्यक्ति अकेला कुछ भी नहीं करते, एक टीम वर्क होता है। इवन आप लोगों की भी सहयोग रहता है, आप लोग भी मुझे बताते हैं फलानी जगह ये बात हुई है। ये सबके सहयोग से संभव होता है। एक व्यक्ति कभी भी इतना सक्षम नहीं होता है। मालिक की मेहरबानी के बाद में लोगों के सहयोग होते हैं, तब जाकर कोई आगे बढ़ता है, कुछ कर पाता है। अगर आपको मौका मिलता है तो चूरू के विकास के लिए आपका एजेंडा क्या होगा? मैं उसको डिस्क्लोज करना नहीं चाहूँगी, और मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ, इस शहर का जो चेहरा है 1980 से मैं देख रही हूँ, कमोवेश वही चेहरा आज भी है। चेहरा वैसे रहे, इंसानियत वैसे रहे, लोग वैसे रहे, नो प्रॉब्लम। पर जो जनरेशन तकलीफ पाते हैं, जो सुविधाएं उनको मिलना चाहिए वो सुविधाएं उनको नहीं है। उनको उसके लिए बहुत दूर दराज जाना पड़ता है, अलग अलग शहरों में जाते हैं रोज़गार के लिए, सब चीज़ों के लिए। जो अलग अलग शहरों में सुविधाएं मिल सकते हैं, तो चूरू ऐसे कोई शापित नहीं है, चूरू में नहीं हो। एक सोच की ज़रूरत है। हमारे को भी उन चीज़ों का अधिकार है, जो चीज़ें हमें मिलना चाहिए वो चीज़ें लेकर रहेंगे। मेरी कोशिश रहेगी, मैं उसको करके रहूँगी। जो चीज़ मैंने सोचा है मैं करके रहूँगी। ये मेरी मिट्टी है, इस मिट्टी में मुझे मिल जाना है। और मिलने से पहले अगर मुझे खुदा कोई मौका देते हैं, भगवान कोई मौका देते हैं, तो मैं उसको करना चाहती हूँ, ताकि मेरे जनरेशन, जो मेरे ये बच्चे सब मेरे हैं, और इन बच्चों को भविष्य में कोई दिक्कत नहीं हो। चूरू के नाम वो गर्व से ले सके कि हम चूरू से, और आज भी गर्व से ही लेते हैं। पर सुविधाएं जो हमें मिलना चाहिए वो सुविधाएं होना चाहिए। रेहाना जी, अगर आपको टिकट मिलती है तो आपका जो मुकाबला है वो सीधा भाजपा के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ के साथ होगा, तो उसे आप किस रूप में देखते हैं? पहली बात, टिकट तय आलाकमान करते हैं, वो देते हैं या नहीं देते हैं, वो जिनको देते हैं हम उनके साथ में हैं, ये तय है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मैं 35 साल से इस पार्टी के लिए बहुत अनुशासन और निष्ठा के साथ काम करती हूँ, और कभी भी अनुशासन नहीं तोड़ती हूँ। जिसकी नसीब में है, ये नसीब की बातें हैं, कोशिश कर रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं होता है। एक खौफ जो पैदा करने की कोशिश होता है, मुझे बहुत हास्यास्पद लगता है ये चीज़ें। फलाना व्यक्ति है, उसके सामने कैसे, फलाना व्यक्ति कौन है। तो मुझे किसी की भी खौफ नहीं है। मुझे खौफ उस ऊपर वाले का है, और मैं किसी से नहीं डरती हूँ, चाहे कोई भी सामने हो जाए। और राजनीति करते हैं कि ग्रीक में जो एक शब्द है, 2 शब्दों से बन करके पॉलिटिक्स बना है। पॉलिट्रिक्स ग्रीक शब्द है, यानी घटिया जो है नीतियाँ, ट्रिक्स। तो ये पॉलिट्रिक्स की अपभ्रंश होकर पॉलिटिक्स बनी है। तो ये पॉलिटिक्स की रीति से ही चलेगी। और कोई बहुत बड़ा खुदा नहीं होता है कि मैं ये कहना चाहती हूँ, राजा होता है तो उसके साथ में रंग कई दफ़ा जीत जाते हैं। 56 भोग से लोग जो उगता जाते हैं, कई दफ़ा लोगों को राबड़ी और बाजरे की रोटी, मिर्च की चटनी भी अच्छी लगती है। हम उन श्रेणी में आते हैं। हमेशा आपको पकवान हो जरूरी नहीं है। आपके साथ ईमानदारी से मैं रहूँगी। आपकी जो ज़रूरतों पर मैं आपके काम आ जाऊँगी। आपके लिए मैं सुलभ रहूँगी। आपकी घर में फूट डाल करके मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके घर में फूट है तो उसको मैं ख़त्म करके आपको एक करने की कोशिश करूँगी। डिवाइड एंड रूल में मैं विश्वास नहीं करती। आपने जब टिकट की दावेदारी की तो कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि बोले आप तो क्रिश्चियन हैं, ये माइनॉरिटी की सीट है, ऐसे भी यानी कि मार्केट के अंदर चर्चा है, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत हंसी आ रही है मुझे। रेहाना रियाज नाम मुस्लिम नाम। मैं केरल में रोमन कैथोलिक माता पिता की संतान थी, और मेरा नाम रेहाना रियाज नहीं था। मैंने अपनी तमाम अस्तित्व को, जो अपनी पीछे का है, उन सबको भूल करके, उन सबको मिटा करके मेरे हस्बैंड के साथ में इस्लाम कबूल करके मैंने शादी की थी, और तब मुझे नाम दिया गया रेहाना रियाज। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, माइनॉरिटी की बात करते, अगर क्रिश्चियन भी होती, अगर उसको भी फॉलो करती, तब भी क्रिश्चियन भी माइनॉरिटी में आते हैं। और मैं इस्लाम को कबूल किया है। 19 साल तक मैं क्रिश्चियन थी, और उसके बाद मैं इस्लाम में दाखिल हो गई, और मैं इस्लाम रिलीजन को फॉलो करती हूँ। रिलीजन जो है मेरा अपना निजी है। मेरे को हर मज़हब में अच्छाइयाँ दिखती है, और कोई मज़हब किसी को भी किसी के खिलाफ़ नहीं करते हैं। पहले अपनी मज़हब के बारे में सीखें और उसके बारे में जानकारियाँ लें, और आप उसकी अर्थ और उसकी गहराई में जाएं।
तब जाके आपका सबसे पहले एक बहुत बेहतरीन इंसान होना ज़रूरी है। मज़हब उसके बाद में है, पर मैं प्राउड से कहती हूँ, गर्व के साथ कहती हूँ, मैं इस्लाम रिलीजन को फॉलो करती हूँ। पर मैं किसी हिंदुइज्म को, कोई सिखिज्म को, कोई जैनिज्म को, कोई बुद्धिज्म को, मैं किसी को भी निरादर नहीं करती हूँ। हर चीज़ की अच्छाइयों को अडॉप्ट करना मुझे अच्छा लगता है, और कोई भी मज़हब में कोई भी बुरी बात नहीं है। सब मज़हब को सीखिए। इंसान से पहले मज़हब नहीं है, मज़हब के बाद में मज़हब बाद में है, इंसान पहले है। और सब चीज़ों को मैं फॉलो करती हूँ जो फॉलो करना चाहिए। और सबसे पहले ये कोशिश करती हूँ कोई ऐसे काम नहीं करूँ जिससे अपनी नज़र में गिर जाऊँ। अपनी नज़र में गिरने के बाद में कोई उसको उठा नहीं सकता है। अच्छा काम करने की कोशिश करती हूँ। और हाँ, ये फिर मैं कह देती हूँ, ईसाई माँ बाप की औलाद हूँ, मुझे बहुत गर्व है मेरे पेरेंट्स के ऊपर, मेरी परवरिश के ऊपर। और मैं मुस्लिम घर में ब्याई गई और इस्लाम कबूल करी और मुसलमान के रूप में हूँ अभी, और मुझे उस पर भी बहुत गर्व है, मेरे ससुराल पे, मेरे पति पे, मेरे बच्चों पर। आप लोग सब जानते हैं कि सब चीज़ों को फॉलो करती हूँ, अच्छा लगता है। मज़हब बाद में और इंसान पहले, और सब चीज़ें अच्छी है। और किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि मैं मुस्लिम नहीं, मुस्लिम हूँ और आई एम ए प्राउड मुस्लिम। चूरू की जनता यानी आपको वोट देगी, ऐसा आपको विश्वास है? टिकट को लेकर आप कितने आसान लेते हैं? टिकट को लेकर कौन, भविष्य में क्या होगा किसको क्या पता है, कि अगले पल में क्या होगा, कुछ भी नहीं है। किसने कबीर ने कहा, किसने पल में प्रलय होए। तो वही बात है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। अगर टिकट मिल जाए, पार्टी अगर डिसाइड करते हैं मुझे देना है मौका, तो पार्टी देगी, नहीं तो किसी और को मिल जाएगा, उनके साथ में है। आज तक प्रैक्टिस किया है जिस डेडिकेशन को, जिस डिसिप्लिन को, जिस ऑनेस्टी को, तो उस चीज़ को आगे भी फॉलो करूँगी। टिकटें अलग बात है, और अपनी मिजाज को जो रखना और अपनी चरित्र को जो है कभी ना बदलने की मेरी आदत है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने आप को नहीं बदलूँगी। और पार्टी दे दे तो बहुत अच्छी बात, जिनको दे दे उनके साथ होंगे, अगर नहीं मिले तो ये थे हमारे साथ में राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती।